हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर में अपन लोग विषय विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो सीधा आपके बोर्ड में 100% पूछा जाने वाला है। दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस लेक्चर में वो मॉडल पेपर आपको करवाने वाले हैं दोस्तों जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। दोस्तों एक गारंटी है दोस्तों, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं मजेदार क्वेश्चन जो आपके सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन लोग खंड आ से। दोस्तों पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर निकालिए दोस्तों, कैसा आएगा क्या आएगा जल्दी बताइए जल्दी दोस्तों। चलिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या है प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों कितनी दी गई है जल्दी बताइए। प्रतिबिंब की जो दूरी है दोस्तों कितनी है दोस्तों बताओ। उसको आप लोग किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं दोस्तों। v से क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला 2f। यहाँ पे जो फोकस दूरी है दोस्तों कितनी दी गई है, f दी गई है। जल्दी से इसका मान रखेंगे दोस्तों, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर जी हो जाएगी दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको क्या निकालना है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वस्तु की दूरी जिससे u से दर्शाते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी जिसको v से दर्शाते हैं। अब दोस्तों तो वस्तु की दूरी कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और प्लस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव 1 से कम होता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, 1 से कम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 से कम। उत्तल दर्पण केवल वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब उत्पन्न करता है दोस्तों। क्या करता है, वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जो वस्तु के फोकस से बाहर होती हैं। इस वजह से 1 से कम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर एक आभासी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी दोस्तों। चलिए जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे अपन लोग क्या रखेंगे, P बराबर 100/f। आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला होता है, जहां आपको f क्या है दोस्तों सेंटीमीटर में आप लोग नापेंगे। तो f कितना दिया गया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर के। आभासी लेंस से फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों अपन लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो 100/20 दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 5। कितना निकल के आ जाएगा 5 दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है दोस्तों, तो किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, चलिए जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। लाल रंग के लिए क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A प्रतिजे क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L हो जाती है और परिच्छेद A/2 है। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं R1 कितना दिया गया है 4 ओम के, और L1 कितना दिया गया है दोस्तों L के, और A1 कितना दिया गया है A के। दोस्तों यहाँ पे L2 कितना दिया गया है 2L दिया गया है। A2 कितना दिया गया है A/2 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, R2 यहाँ पे निकालना है। तो R2 का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ρ/L2/A2। दोस्तों आप लोग मान रखेंगे तो ρ2L/A/2 दोस्तों कितना हो जाएगा ρ4L/A। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा आपका मान। तो दोस्तों यहाँ से R2 का मान निकालेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाता है 4 × 4 ओम। तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 60 ओम के बराबर। तो दोस्तों 16 ओम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। आप लोगों को बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका I/R²।
दोस्तों ये विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बाकी की सारे ये विद्युत शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर μ0I/2πr। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख लीजिए R। तो दोस्तों ये हो जाता है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग सॉल्व कर लेते हैं उपवाक सेकंड का 8 वाला प्रश्न। तो दोस्तों पहला दिया गया हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है, दोस्तों सबको पता होगा अम्लीय होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगा जो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। तो दोस्तों अणुओं की संख्या कितनी है 10। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। दोस्तों Cr धातु होती है। Fe दोस्तों आप लोगों को पता है एक प्रकार की क्या है हेलोजेंस है। He क्या होती है दोस्तों, यही है इसका करेक्ट आंसर अधातु। दोस्तों ये अधातु भी है और साथ साथ में दोस्तों क्या है नोबेल गैस भी है। क्या है नोबेल गैस, आपको पता होगा Hg भी एक धातु होती है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 दिया गया है धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। दोस्तों ये करेक्ट उत्तर नहीं होता है इसका। धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं ये सत्य नहीं है दोस्तों धातुओं के लिए, इस वजह से ये करेक्ट हो जाता है दोस्तों। बाकी के सारे ये धातुओं के लिए करेक्ट हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस को। तो दोस्तों ये होता है CaSO4.12H2O की क्रिया आप किसके साथ जल के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों CaSO4.2H2O। और दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। दोस्तों क्या बनेगा जिप्सम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 13 वाला प्रश्न। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सोडियम से C2H5OH की क्रिया आप लोग सोडियम के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों C2H5ONA+H2 क्या बनता है दोस्तों H2 गैस है, इस वजह से उड़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर H2। अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं उपवाक 3 को। उपवाक 3 का 14 वाला प्रश्न दिया गया मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लिंग गुणसूत्र दोस्तों 2 होते हैं मानव में, जिसे X और Y के द्वारा दर्शाया जाता है। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों 46 होते हैं, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों लिंग गुणसूत्र सिर्फ 2 होते हैं जो नर और मादा के बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विखंडन को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा श्वसन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्या कहलाता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है अग्र मस्तिष्क, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों यहीं पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, जो दोस्तों क्या करते हैं सोचने मोचने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 17 वाला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है दोस्तों। तो दोस्तों गुड़हल का द्विलिंगी होता है, सरसों का भी द्विलिंगी होता है, मटर का भी द्विलिंगी होता है, से पपीता दोस्तों एक ऐसा आंसर है जो एकलिंगी पुष्प यहाँ में देखने को मिलते हैं। 18 वाला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले कोशीय स्तर तक जाती है। दोस्तों सिर्फ 10% जाती है, क्योंकि 90% दोस्तों क्या कर लेते हैं उनका उपभोग कर लेते हैं और 10% ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। अब दोस्तों 19 वाला प्रश्न दिया गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन। तो दोस्तों प्रोटीन तो नहीं बनता है, वसा नहीं बनता है, वसा इसमें दिया तो नहीं बनता दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और यहाँ पे जल देखने को मिलता है। दोस्तों एमसीक्यूज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। दोस्तों ऑक्सीजन पादप हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स होता है, साइटोकाइनिन भी दोस्तों एक पादप हार्मोन्स है, बट ईस्ट्रोजन एक पादप हार्मोन्स नहीं है दोस्तों। एक प्रकार का सेक्स हार्मोन्स होता है जो दोस्तों कहां से निकलता है, फीमेल्स
में निकलता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं खंडवा को। खंडवा का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कारों में पक्ष दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, कारों में पक्ष दृष्टि दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का अपन दर्पण प्रयोग करते हैं। कारों में पक्ष दृष्टि मतलब साइड व्यू दर्पण के लिए अपन लोग कौन का मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है दोस्तों, भ्रष्ट दृश्य क्षेत्र मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग करने से चालक को बड़ा और भ्रष्ट दृश्य क्षेत्र दिखता है, मतलब बहुत दूर का दिखाई देता है दोस्तों, जिससे वह सड़क पर अन्य वाहनों और वस्तुओं को बेहतर तरीके से देख सकता है। छोटा और सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। यह दर्पण वस्तुओं के छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक को एक व्यापक चित्र देखने को मिल जाता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक अपतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। जे फर्स्ट का दोस्तों क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अपतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई जैसे h0 दर्शाते हैं दोस्तों, वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वस्तु की दूरी कितनी दी गई है दोस्तों, वस्तु की दूरी यहाँ पे जो u है दोस्तों कितनी दी गई, -8 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस का क्यों लिया गया है दोस्तों, क्योंकि दर्पण के सामने होने के कारण अपन लोग क्या लेंगे, इसे ऋणात्मक लेंगे। दर्पण के सामने इस वजह से दोस्तों इसे ऋणात्मक लेते हैं। अब दोस्तों क्या है, प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब है दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन लोग HI से दर्शाते हैं, जैसे +4.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। आभासी और सीधा प्रतिबिंब होने के कारण HI को अपन लोग क्या लेंगे दोस्तों, धनात्मक लेंगे। तो अपन लोग क्या करना है, आप लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी को ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M बराबर HI/H0, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। आप इसमें रखेंगे HI कितना दिया 4.5 और H0 कितना दिया दोस्तों 3 दिया। जब आप इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। अब दोस्तों u कितना यहाँ पे दिया गया है, -8 सेंटीमीटर, क्योंकि सामने इस वजह से इसको अपन लोग ऋणात्मक लिया। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, v को ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, v को ज्ञात करेंगे तो v हो जाता है दोस्तों 1.5 माइनस v/-8 दोस्तों, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप जब इसे ज्ञात करेंगे तो जो v निकल के आएगा यहाँ पे 1.5 × 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों v निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जी कितना निकल के आ गया दोस्तों, v प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को क्या करना है, फोकस दूरी मतलब f को ज्ञात करना है दोस्तों। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, f बराबर 1/v + 1/u। तो दोस्तों जो f बराबर 1/12 प्लस 1/-8 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाता है और यहाँ पे 2 - 3 आ जाएगा दोस्तों। जो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी वो आएगी -24 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी, -24 सेंटीमीटर की निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब की स्थिति है b कितनी निकल के आई थी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आई थी, 12 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो फोकस दूरी है कितनी निकल के आई है, फोकस दूरी कितनी निकल के आई है, -24 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आप लोगों को फिर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। चलिए जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं अपन लोग। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। यह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को धुंधला देख पाता है दोस्तों। कारण क्या है, नेत्र गोलक आई बॉल का अधिक लंबा होना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है दोस्तों। इससे संशोधन क्या है दोस्तों, आप इसको अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं से आने वाली किरण को
ऐसा मोड़ता है जिससे नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित ही हो जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नॉर्मल आई है, यहाँ पे देखिए दोस्तों रेटिना पे केंद्रित हुई है, यहाँ पे देखिए रेटिना से पहले केंद्रित हो चुका है, इस वजह से इसको क्या हो चुका था दोस्तों, मायोपिया। दोस्तों ये किरण आरेख द्वारा अपन लोगों ने दर्शा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ। प्रश्न नंबर सेकंड का सेकंड प्रश्न दिया गया है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप लोगों को पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के कण छोटे छोटे तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, मतलब स्कैटर्ड कर देते हैं। अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य दोस्तों छोटी होती है, इस वजह से इसे स्कैटर्ड करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, इस वजह से इसको स्कैटर्ड कर दिया जाता है, इस वजह से आप आकाश का रंग है दोस्तों नीला दिखाई देता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। पहला दोस्तों चालक में बहने वाली धारा के ऊपर, दूसरा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर, तीसरा दिया गया है चुंबक की लंबाई के ऊपर, चौथा दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच बने कोण के ऊपर। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है, इस बल की दिशा का पता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपन लोग लगाते हैं दोस्तों। बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र मतलब दोस्तों B की दिशा को बताती है, और जो मिडिल फिंगर होती है दोस्तों वो I की धारा को दिखाती है दोस्तों, और अंगूठा होता है वो उस पे लगने वाले बल मतलब फोर्स की दिशा को दिखाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एक 25 ओम का प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलिए जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब दोस्तों अपन लोगों को क्या करना है, धारा की गणना करनी है, धारा की गणना करनी है, क्या करनी है, धारा की गणना करनी है। तो धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर V/R। दोस्तों यहाँ पे V कितना है 12 है, और R कितना दिया 25 दिया गया है। तो दोस्तों ये कितनी निकल के आ जाएगी 0.48 एम्पियर धारा की गणना आ जाएगी। अब देख दोस्तों आपको क्या निकालना है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की गणना आप लोग करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा की गणना। तो दोस्तों H बराबर इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT। दोस्तों I का मान कितना हो जाएगा 0.48 का होल स्क्वायर इंटू 25 इंटू 60। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो H का जो मान आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 345.6 जूल। ये हो जाता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। तो आपको गणना करनी है दोस्तों किस किस की परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, परिपथ में कुल धारा प्रवाहित कितनी हो रही है वो निकालना है, बिंदु A और B के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो चलिए जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। दोस्तों ये रहा चित्र। तो आपको गणना करनी है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा और बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना हुआ। तो चलिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों अपन लोग। तो आपको क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालना है दोस्तों। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से उत्तर देख लेते हैं इसका। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 10 ओम और 40 ओम आप लोगों को पता है दोस्तों, तो इसको एक फॉर्मूला में रखेंगे R बराबर 10 + 40। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 50 ओम के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा जो 20, 30 और जो 60 है ये भी समानांतर में है, इसकी तरह दोस्तों क्या है दोस्तों, समांतर में है दोस्तों, क्या है समांतर में है। तो आप इसका भी फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों 1/R पैरेलल कितना हो जाएगा दोस्तों 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ये हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान रखेंगे, मान को पुट करेंगे, पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60
अब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे आप लोग, तो आर पैरेलल बराबर ये क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 6/60। अब इसको काटेंगे तो दोस्तों 1/10 यहाँ पे दोस्तों निकल के आ जाएगा, 1/10 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर पैरेलल का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 ओम के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आर टोटल यहाँ पे अपन लोग निकाल लेते हैं। आर टोटल निकालेंगे तो R1 प्लस RP दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, मतलब दोस्तों इस पूरे का टोटल आप लोगों ने निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 60 ओम के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध कितना हो चुका है, कुल प्रतिरोध कितना है दोस्तों, आपने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों कुल धारा निकालनी है, परिपथ की कुल धारा। तो दोस्तों जो कुल धारा होती है, कुल धारा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है I बराबर V/R टोटल। तो दोस्तों यहाँ पे जब V का मान रखेंगे आप लोग तो जो V निकल के आएगा दोस्तों, आप V का मान निकाल लेंगे तो V 18 वोल्ट के बराबर आ जाएगा दोस्तों। V का मान 18 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे रखेंगे 18/60 दोस्तों, जी मान निकल के आता है आ जाएगा 0.3 एम्पियर के। तो I कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 0.3 एम्पियर के। अब चलिए दोस्तों और इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब दोस्तों आप लोगों को निकालना है ए और बी के बीच में विभवांतर, आप लोगों को निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, ए और बी के बीच विभवांतर। तो जो विभवांतर ए बी के बीच में आप लोगों फॉर्मूला रखेंगे I इंटू R1। तो दोस्तों जहां पे R1 पता है आप लोगों को कितना दिया गया 10 ओम और I का मान जो निकला है वो 0.3 एम्पियर की। अब जब इसका मान आप पुट करेंगे तो दोस्तों विभवांतर ए बी के बीच में कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 50 कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 15 वोल्ट निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितना निकल के आ जाएगा 15 वोल्ट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अपन लोग उपवाक सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। उसका पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं और अधातुओं को उनकी विद्युत रासायनिक क्रियाशीलता के अनुसार क्रमबद्ध में बांटा गया है। इसके दो प्रमुख गुण होते हैं दोस्तों। धातुओं की क्रियाशीलता, श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित धातुओं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम अधिक क्रियाशील होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़कर धनायन बना लेते हैं। नीचे की ओर स्थित धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा इसका गुण है ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रवृत्ति। ऊपर वाली धातुएं ऑक्सीकरण के लिए अधिक प्रवृत्त होती हैं, जबकि नीचे वाली अधातुएं अपचयन के लिए अधिक प्रवृत्त होती हैं। अधातुएं जैसे दोस्तों F2 हो गया और Cl2 हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इसी का सेकंड वाला प्रश्न दिया गया है, Na मतलब सोडियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, क्लोरीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 17 है के संयोग से Na प्लस Cl माइनस का बनना समझाइए। चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, Na परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, के संयोग से क्या बनता है Na प्लस और Cl माइनस का बनना यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। सोडियम क्या है दोस्तों, सोडियम में जो परमाणु क्रमांक होता है उसका कितना होता है 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 के रूप में अपन लोग दर्शाते हैं। बाहरी कक्ष में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका स्थायित्व नहीं होता है, जिसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है दोस्तों, जो फिर Z2 और 8 के रूप में स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, जिससे क्या बनाता है दोस्तों Na प्लस बनाता है दोस्तों। जो इस प्रकार से दिखाता है, देखिए Na है दोस्तों, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो दोस्तों क्या बना लिया Na प्लस बना लिया यहाँ पे। क्लोरीन क्या करता है दोस्तों, इसमें इसके जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 17 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। अब देखिए दोस्तों ये भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं किए हैं, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको स्थायित्व प्राप्त करने की एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या कर लेगा दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ग्रहण करेगा दोस्तों क्या बना लेगा Cl माइनस। अब देखिए दोस्तों Cl माइनस NaCl का निर्माण कैसे होता है, सोडियम बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिससे Na क्या बनता है दोस्तों धनायन और Cl क्या हो जाता है ऋणायन। अब दोस्तों इन दोनों में क्या होता है एक आकर्षण लगता है दोस्तों, कौन सा विद्युत स्थैतिक आकर्षण जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, के कारण जो Na प्लस और Cl माइनस के रूप से बन के NaCl बन जाते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करना है। किस किस पर करना है, उदासीनीकरण और अपचयन अभिक्रिया पे। तो चलिए जल्दी से इन दोनों का आंसर देख लेते हैं।
दोस्तों ये रहा उसका उत्तर। सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक अम्ल एक क्षार प्रतिक्रिया करके नमक और पानी को बनाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों HCl हो गया, इसकी क्रिया आप लोग एक क्षार के साथ NaOH के साथ करवाएंगे। NaCl दोस्तों क्या एक सॉल्ट है, प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा दोस्तों वाटर बनेगा। तो दोस्तों ये हो गए उदासीनीकरण। दोस्तों ये रही अपचयन अभिक्रिया। अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी यौगिक या तत्व द्वारा ऑक्सीजन का नुकसान या फिर हाइड्रोजन का अधिग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है दोस्तों, ऑक्सीकरण अवस्था घटती है। जैसे दोस्तों CuO प्लस H2O के साथ आप क्रिया करवा देंगे इसकी, तो यहाँ पे Cu प्लस H2O दोस्तों हो जाएगा। यह तांबे का ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके तांबा Cu और पानी H2O बनाता है, जिससे CO का अपचयन होता है और H2 का ऑक्सीकरण हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है आप लोगों को। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों को दिया गया है क्या होता है जबकि आपको केवल संतुलित समीकरण यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल से क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से सवाल को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये क्या है Na2O दोस्तों क्या है सोडियम ऑक्साइड है कि जल से आप क्रिया करवा रहे हैं, H2O के साथ क्रिया करवाए तो दोस्तों क्या बनेगा 2 टाइम्स NaOH बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा 2 टाइम्स NaOH। अब चलिए दोस्तों दूसरे को देख लेते हैं। शुष्क भुजे हुए चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों शुष्क भुजे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसकी क्रिया आप Cl2 के साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन गैस के साथ आप क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों CaOCl2 दोस्तों CaOCl2 प्लस H2O दोस्तों ये बनता है। अगला दिया गया एथेनॉल को आपने शांत H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर क्या किया आपने गर्म किया जाता है तो क्या चीज बनेगी। तो दोस्तों एथेनॉल क्या चीज होता है C2H5OH होता है। इसकी क्रिया आप H2SO4 की सांद्रता में करवा रहे हैं। किसकी क्रिया H2SO4 की सांद्रता में करवा रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों C2H4 प्लस H2O ये दोस्तों बनेगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। डी दिया गया है एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है। तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल क्या होता है CH3 क्या होता है दोस्तों CH3 COOH प्लस इसकी क्रिया आपने NaHCO3 के साथ करवा दी दोस्तों क्या बनेगा CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O दोस्तों ये बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं। अगला दिया गया एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो दोस्तों क्या बनेगा। तो दोस्तों एथेनॉल क्या होता है C2H5OH की क्रिया आपने किसके साथ करवा दी एथेनोइक अम्ल के साथ तो CH3 COOH के साथ आपने क्रिया करवा दी दोस्तों कौन शांत H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा दोस्तों CH3 COO C2H5 प्लस H2O दोस्तों ये बन जाएगा। दोस्तों अगला दिया गया है एथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो एथेन क्या होता है दोस्तों C2H4 होता है। इसकी क्रिया आपने वायु में जला रहे हैं तो आप वायु के साथ इसकी क्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा 2 टाइम्स CO2 बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं उपभाग 3 को। तो उपभाग 3 का 8 वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है आपको। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन का चलिए इन तीनों चारों का एक साथ उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं विखंडन को। यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव जैसे एक कोशिका में होती है दोस्तों, मुख्यतः यह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा हो रही है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है विखंडन के द्वारा। तो विखंडन जैसे दोस्तों कोई अमीबा है दोस्तों, ऐसा होता है अमीबा आप लोगों को पता होगा। इसकी कोई भी कली टूट गई तो दोस्तों एक और अमीबा बन जाएगा, इसी प्रकार से एक और अमीबा बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन क्या है दोस्तों, खंडन को भी समझ लेते हैं। यह प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में देखी जाती है जिसमें शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है और वह भाग नए जीव को निर्माण कर लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है दोस्तों। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं पुनरुद्भवन के लिए रीजनरेशन क्या है। यह वही प्रक्रिया जिसमें जीव का कोई भाग कटने से या फिर टूटने के बाद पुनः नए भाग के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया दोस्तों। अगला समझ लेते हैं मुकुलन। बडिंग क्या चीज है, इसमें एक छोटा सा दोस्तों मुकुल बनता है, जैसे इस प्रकार से दोस्तों। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। इसको दोस्तों वर्ड बोलते हैं।
का निर्माण होता है और बाद में ये अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है दोस्तों, जैसे ईस्ट में और हाइड्रा में ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणियां करना है दोस्तों, पारितंत्र और ओजोन परत पर। तो चलिए इन दोनों का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर। पारितंत्र क्या, इकोसिस्टम क्या कहलाता है? पारितंत्र एक जैविक तंत्र है जिसमें जीव जंतु और उनका भौतिक पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों उत्पादक जैसे हरे पौधे हो गए दोस्तों, उपभोक्ता जिसको कंज्यूमर भी बोलते हैं जैसे शाकाहारी मांसाहारी हो गए, और दोस्तों एक होता अपघटन करता, इसको डिकम्पोजर भी बोलते हैं जैसे कवक बैक्टीरिया दोस्तों, ये डिकम्पोजर होते हैं। उदाहरण के लिए तालाब पारितंत्र और जंगल का पारितंत्र। अब देख लिए दोस्तों दूसरा समझ लेते हैं ओजोन परत के लिए। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है जो मुख्य रूप से आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो यूवी रेस होती है दोस्तों, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है दोस्तों। महत्व क्या है? पराबैंगनी किरणों से अपन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे दोस्तों आपकी स्किन आंखें डैमेज नहीं होती हैं। खतरे क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों जो सीएफसी है, ये क्या कर रही है? धीरे धीरे ओजोन परत में छेद कर रही है, जिससे दोस्तों बहुत हार्मफुल हो रही है पृथ्वी पे इंसानों के लिए। ये अब सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सीएफसी का उपयोग कम करना चाहिए दोस्तों, जैसे मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जैसे समझौते लागू करना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10 दिया गया, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा उसका उत्तर। मानव जनन तंत्र पहला समझ लेते हैं दोस्तों। अंडाशय, यह जोड़ीदार अंग होते हैं जो पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है दोस्तों? स्त्राव होता है। अब समझ लेते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, यह अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली नलिका होती है। अंडाणु शुक्राणु का मिलन आमतौर पर यही होता है दोस्तों। अगला समझ लेते हैं गर्भाशय यूटेरस दोस्तों। यूटेरस क्या चीज होती है? यह खोखला नाशपाती के आकार का अंग होता है दोस्तों। गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा, यह गर्भाशय का निचला सकरा भाग होता है, यह योनि से जुड़ा होता है। अगला होता है दोस्तों योनि, यह एक मांसपेशीय नलिका है दोस्तों। मांसपेशी एक नलिका है जो बाहरी जनन अंगों को गर्भाशय से जोड़ती है। यह संभोग और शिशु के जन्म के लिए मार्ग भी प्रदान करती है। कार्य क्या है दोस्तों? मादा जनन तंत्र प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाता है, अंडाणु का निर्माण करता है, निषेचन करता है, भ्रूण का विकास करता है और शिशु का जन्म करता है दोस्तों। इसके प्रमुख कार्य हो गए हैं। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद आप लोग इस प्रकार से चित्र बना देंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप पूरे बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, आपके 100% नंबर आएंगे दोस्तों। साइंस के अंदर 100% नंबर आएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11 दिया गया, मानव के वृक्क की संरचना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए और इसके कार्य का उल्लेख कीजिए। तो चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। अब दोस्तों ये रहा इसका उत्तर। मानव वृक्क किडनी की संरचना। मानव शरीर में 2 वृक्क किडनी होती हैं दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों और पेट के पिछले भाग में स्थित होती हैं। प्रत्येक वृक्क से क्या होता है दोस्तों? मूत्र वाहिनी, इसको यूरेटर जुड़ी होती है दोस्तों, जो मूत्राशय यूरिन ब्लैडर तक जाती हैं। मुख्य भाग क्या है दोस्तों? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स बाहरी परत होती है जो नेफ्रॉन की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से क्या है? निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला होता है मेडुला, आंतरिक परत होती है जिसमें लूप ऑफ हेनले और दोस्तों क्या आती हैं? कलेक्टिंग डक्ट होती हैं दोस्तों इसके अंदर। नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है जो निस्पंदन और पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। अब दोस्तों अगला है रीनल पेल्विस, मूत्र के संग्रहण और मूत्र वाहिनी की ओर प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। रेनल आर्टरी और रेनल वेन क्या होती है? रक्त का प्रवाह और निस्पंदन ये क्या करती है दोस्तों? सुनिश्चित करती हैं। रक्त के कार्य क्या है दोस्तों? रक्त निस्पंदन करता है, मूत्र का निर्माण करता है, जल और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है दोस्तों, रक्तचाप नियंत्रण करता है और हार्मोन्स का स्त्राव को भी दोस्तों यह क्या करता है? नियंत्रित करता है और उसका निर्माण भी करता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहीं पर दोस्तों आपके पूरे के पूरे प्रश्न खत्म होते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगली वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।